एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार कक्षा 10वीं विज्ञान विषय की आरबीएसई बोर्ड की परीक्षा है वो 29 मार्च को। हम इसका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस पूरे पाठ का जो भी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं एवं समीकरण हैं उन सभी को इसे क्लास में समाहित करेंगे और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। देखिए, इस पाठ का मुख्य जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न आपको इस एक ही पेज में से मिल जाएंगे। सबसे पहले इस पाठ का नाम ही, लेसन का नाम ही है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो देखो, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, जो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीक तथा रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मान लो मैं एक रासायनिक समीकरण लिख दूं 2Mg प्लस O2 और ये तीर का निशान लगाकर इसको लिख दूं 2MgO। ये एक रासायनिक समीकरण बन जाती है। यानी इस समीकरण में भाग लेने वाले इन पदार्थों को कहा जाता है अभिकारक, जो तीर के इस साइड होते हैं, और जो हमें प्राप्त होते हैं उनको बोला जाता है उत्पाद, या इनको बोला जाता है क्रियाकारक और क्रियाफल। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार से संबंधित ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आगे वाले। इसमें कई प्रकार से प्रश्न आते हैं कि निम्न रासायनिक समीकरण को, रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो देखो, इस कड़ी में सबसे पहली अभिक्रिया आती है वो संयोजन अभिक्रिया आती है। संयोजन अभिक्रिया में आप इसको देख सकते हो, मैंने दो अभिक्रियाएं लिखी हैं, एक CaO प्लस H2O और तीर का निशान लगाकर इस साइड ये दोनों अभिक्रिया है, जबकि इस साइड देखो आप केवल एक ही उत्पाद का निर्माण होता है। तो आप इसकी परिभाषा दीजिए। देखो, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करें तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये देखिए, दोनों अभिकारक हैं और संयोजन का मतलब भी जुड़ना है। जुड़ना मतलब दो अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसका मतलब ये इसकी परिभाषा हो गई। और इन दोनों में से आपको एक उदाहरण अभिक्रिया का याद रखना बहुत जरूरी है। दूसरा उदाहरण देखो, C प्लस O2 CO2, और ये इनकी अवस्था लिखी हुई है। जैसे कार्बन, ये सॉलिड ठोस की अवस्था होती है, ये G गैस की अवस्था होती है, और ये AQ है वो जलीय अवस्था होती है। देखो, ये एक CaO है, इसको रासायनिक नाम इसका कैल्शियम ऑक्साइड है। इसको बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। और देखो, इसके साथ जल मिल जाता है तो यहाँ पर ये बुझा हुआ चूना बन जाता है। जल आपको पता है किसी में भी मिलाओ तो वो बुझाएगा, तो इसमें जल मिलते ही ये बुझा हुआ चूना का सूत्र हो गया। इसमें जल नहीं है, इसका मतलब ये बिना बुझा हुआ चूना है, और साथ में उष्मा का उत्सर्जन होता है। C प्लस O2 कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। ये दोनों अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया की है। इसमें आपको एक एक उदाहरण सभी अभिक्रियाओं में से याद रखना बहुत जरूरी है। दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अपघटन, और इसके नाम से भी आपको पता है कि इसका मतलब है टूटना। जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में परिवर्तन हो जाता है तो वो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, यहाँ पर CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको चूना पत्थर भी बोला जाता है, और ये एक अभिकारक टूटकर यहाँ पर देखो आपको CaO, और यहाँ पर एक तो ऑक्सीजन, दो तो ऑक्सीजन बच गया और एक कार्बन बच गया, ये यहाँ पर अलग हो गए CO2। यानी
कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल गई। ये वियोजन अभिक्रिया की आपको उदाहरण ध्यान में रखना है। तीसरी अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब आप नाम से देख सकते हो कि स्थान परिवर्तन कर जाता है, यानी एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को अपने स्थान से विस्थापित कर देता है, और ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर देखो जिंक, ये अधिक क्रियाशील है। यहाँ पर कॉपर है, इसके साथ SO4 यानी कॉपर सल्फेट है, और इस कॉपर को ये क्या करेगा, देखो इस कॉपर था SO4 के साथ में, लेकिन ये इस कॉपर की जगह आ गया और इस कॉपर को बाहर भेज दिया, दूसरी जगह भेज दिया अपनी जगह। इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह आयन का आपस में आदान प्रदान हो, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखो यहाँ पर यह है Na2SO4, ये बेरियम क्लोराइड है, ये BaSO4 है, बेरियम सल्फेट है, और ये सोडियम क्लोराइड है। यहाँ पर देखो ये सोडियम है वो इस SO4 के साथ था, लेकिन अब की बार क्या होता है, यहाँ पर देखो SO4 के साथ में तो ये Ba चला जाता है, और ये सोडियम है वो Cl के साथ में आ जाता है, Cl2 के साथ में, और 2NaCl बना लेता है। तो यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी प्लस और माइनस का भी आदान प्रदान होता है। उसके बाद अगली अभिक्रिया है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का निष्कासन हो, दोनों में से कोई सा भी कंडीशन अगर लागू है तो वो उपचयन होगी। और अपचयन ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन हो और हाइड्रोजन का जुड़ना, वो अपचयन का उदाहरण है। देखिए दोनों में, यहाँ पर कॉपर अकेला था और ये ऑक्सीजन अलग थी। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन इस कॉपर के साथ जुड़ गई, इसका मतलब ऑक्सीजन जुड़ गई, उपचयन हो गया। यहाँ पर देखो कॉपर के साथ में ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की तो कमी हो गई और हाइड्रोजन की जुड़ गई, तो ऐसी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद आगे वाली अभिक्रिया आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी हो और अपचयन भी हो, यानी एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ भी रही हो, घट भी रही हो, हाइड्रोजन जुड़ भी रही हो और घट भी रही हो, ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं तो ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। देखो यहाँ पर CuO+H2, Cu+H2O, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन था इसके पास, अब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी हुई है, अपचयन हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला था, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गई इसके, मतलब उपचयन हो गया। और ऐसी अभिक्रिया, एक ही अभिक्रिया में दोनों चीज एक साथ हो रही हैं तो वो अभिक्रिया होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। उसके बाद आगने वाली अभिक्रिया है वो है ऊष्माक्षेपी, अवक्षेपण और ऊष्माशोषी। तो देखो अवक्षेपण अभिक्रिया की हम अगर बात करें तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अविलेय पदार्थ यानी अवक्षेप बनता हो, वो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। देखिए यहाँ पर NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट यानी सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट ये दोनों मिल रही हैं, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड बन रहा है और ये अवक्षेप का निर्माण होता है, इसको अवक्षेप बोलता है। ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, ऊष्माक्षेपी, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ये देखिए यहाँ पर CH4+2O2 और CO2+2H2O में टूटा और साथ में ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ, यह अभिक्रिया आपको ऊष्माक्षेपी में याद रखनी है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया देखो 2AgCl, यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये दोनों में टूट गया, यानी इसको ऊष्मा की जरूरत हुई, इसको ऊष्मा का अवशोषण होना पड़ा और इसलिए इस अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती। आगे इस पाठ के अंतिम चरण में 2 पॉइंट हैं, एक संक्षारण है, एक विकृत गंधीयता है।
तो देखो, जब कोई धातु अम्ल, क्षार या नमी के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहलाता है। जैसे आपको पता होगा कि लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना क्यों लगता है लोहे पर जंग? जब लोहा है, हम उसको बाहर छोड़ देते हैं, उसमें एक तो नमी मिलेगी, और यानी जल की उपस्थिति होगी, नमी, और एक वायु से भी उसका संपर्क रहेगा, और दोनों कंडीशन में होने पर उस पर लोहे पर जंग लग जाता है। और लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कई बार आपको आपको एक विशेष सामान्य जानकारी भी ध्यान में रखनी चाहिए कि लोहे पर जंग लगने पर उसका भार बढ़ता है या घटता है। तो देखो, जंग लग ही रहा है, कुछ कम तो हो नहीं रहा, इसका मतलब इसका भार बढ़ता भी है। तो लोहे पर जंग लगना यानी नमी या वायु के संपर्क में आने पर किसी चीज का संक्षारण हो जाए। वो जैसे उस पर ताजमहल के संगमरमर का संक्षारण हो रहा है, तो वो भी आप उदाहरण याद रख सकते हो। तो इसकी मेन परिभाषा और एक उदाहरण ये याद रखना है। और एक विकृत गंधिता, वसा तथा तेलों को लंबे समय तक रखने पर उनका ऑक्सीकरण हो जाता है और स्वाद और गंध बदल जाती है, और इसे विकृत गंधिता कहा जाता है। जैसे चिप्स वगैरह, इनके पैकेट हैं, इनमें गैस भरी हुई होती है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी खोल कर छोड़ दो और फिर थोड़े दिनों के बाद देखोगे तो उनका स्वाद और गंध बिल्कुल नहीं रहेगा। यानी वो तेल और वसा से बनी हुई जो भी सामग्रियां हैं वो विकृत गंधिता यानी गंध का बिगड़ जाना, स्वाद का बिगड़ जाना, ऐसा ये दोनों बिंदु, तो इनकी तो परिभाषा याद रखनी है आपको। और इन सभी अभिक्रियाओं का एक एक उदाहरण याद रख लो। इस पाठ से ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो इन इसे इतने से इस चैप्टर में से बाहर निकल जाए। बस परिभाषा याद रखो, लगभग इनके नामों से आपको परिभाषा याद रह जाएंगी। संयोजन, जुड़ना, वियोजन, टूटना, यानी दो अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद में बदलते हैं। वियोजन, एक अभिकारक टूटकर दो उत्पादों में परिवर्तन होते हैं। विस्थापन, एक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व का विस्थापन कर देता है। द्विविस्थापन में आयनों का आदान प्रदान होता है। उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ती है, अपचयन में ऑक्सीजन घटती है। रेडॉक्स में उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। अवक्षेपण में एक अवक्षेप का निर्माण होता है। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्माशोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है। और रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण संतुलित होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, मैग्नीशियम के दो अणु हैं, ऑक्सीजन के भी दो अणु हैं। यहाँ पर भी देखो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के दो ही अणु हैं, यानी यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद में इनके परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। और असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है, और जिसकी एक विधि होती है हिट एंड ट्रायल विधि, उसके द्वारा प्रयोग करके संतुलित कर दिया जाता है। ये एक बहुत ही शानदार टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरीके से क्लियर करो, इनको याद करो अभिक्रियाओं को, और ये आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी, तो इसको आगे से आगे शेयर जरूर कीजिए।